नमस्कार। अभिवादन स्वीकार कीजिए हरप्रीत कौर का। आप देख रहे हैं हमारा ये ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम। जी हाँ, हमारा ये कार्यक्रम वर्चुअल लैब पर आधारित है। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो हमारा सत्र है, इसका आप देख रहे हैं चौथा चरण, और ये कार्यक्रम CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। जब हम बात करते हैं चौथे चरण की, तो हम आपको बता दें कि वर्चुअल लैब पर आधारित ये कार्यक्रम वैसे तो सभी के लिए है, लेकिन चौथे चरण में हमने खास तौर पर कुछ राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया है। आपको बता दें कि चौथे चरण में हमारे साथ हैं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, NCT ऑफ दिल्ली और चंडीगढ़, J&K और लेह लद्दाख की यूनियन टेरिटरीज। हम सब जानते हैं कि वर्चुअल लैब पर आधारित हमारे सत्र कितने रेलेवेंट हैं, और ये सत्र हम आपके लिए लेकर आते हैं। और ना सिर्फ आप ये सत्र देख सकते हैं, बल्कि आप इन सत्रों का हिस्सा भी बन सकते हैं। आप ये सत्र के माध्यम से ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। ये कोर्सेज हमारे दीक्षा पोर्टल और CIET वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अगर आप इन कोर्सेज को करने के बाद 70% से ज़्यादा अंक प्राप्त करते हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। हम आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में आप हमारा ये सत्र हमारे YouTube चैनल NCERT ऑफिशियल पर भी देख सकते हैं। अगर आप भी हमारे इस सत्र का, हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस सत्र में भाग लेना चाहते हैं अपने प्रश्नों के साथ, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं, और आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। आने वाले दिनों में हम विभिन्न विषयों को लेकर भी चर्चा करेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे हमारा फ़ोन नंबर जो है 8800440559। इसके अलावा अगर आप ईमेल के माध्यम से हमसे संपर्क करना चाहते हैं, तो आप हमें diksha.training@ciet.nic.in पर लिख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं वर्चुअल लैब की, तो हम आपको ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि शिक्षण अधिगम चौथे चरण में वर्चुअल लैब के एकीकरण पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में डिजिटल शिक्षा के संदर्भ में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की रिकमेंडेशंस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा सत्र के दौरान विशेष रूप से हम बात करेंगे वर्चुअल लैब की, इसके महत्व के बारे में, और इसके दायरे पर भी हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि जो हमारे पाठ्यक्रम है विभिन्न विषयों में, उनके शिक्षण अधिगम के लिए वर्चुअल लैब की प्रासंगिकता यानी इसके रेलेवेंस पर भी चर्चा की जाएगी। तो अगर आप भी हमारे इस सत्र को ध्यान से देखेंगे, तो आप भी एज टीचर, एज स्टूडेंट हमारे इन सत्रों से मिली जानकारी का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। आज हमारे सत्र का पहला दिन है, और पहले दिन में हम बात करेंगे वर्चुअल लैब्स नीड, पर्सपेक्टिव एंड स्कोप पर। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे गणमान्य अतिथि मौजूद हैं। चलिए आप सबका उनसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर अमरेंद्र P. बेहरा, सर जॉइंट डायरेक्टर हैं CIET NCERT नई दिल्ली से। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं प्रोफेसर इंदु कुमार, मैम हेड डिपार्टमेंट ICT है, ट्रेनिंग डिवीजन, और दीक्षा की मैम नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं CIET NCERT नई दिल्ली से। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रवीण बॉबी बिंजा, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं CIET NCERT नई दिल्ली से। मैम नमस्कार, आपका भी स्वागत है। अब हम अपने सत्र की शुरुआत करते हैं, और हम सब जानते हैं कि जो वर्चुअल लैब है कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक कॉन्सेप्ट है, जिसे हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अपनाया है। और हम सब जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के एकीकरण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस संदर्भ में आप कौन से ऐसे तकनीकी पहलू हैं जिन पर आप और रोशनी डालना चाहेंगे? धन्यवाद हरप्रीत, सभी को नमस्कार। मेरे संस्थान के साथी प्रोफेसर इंदु कुमार जी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ ICT और ट्रेनिंग डिवीज़न से हैं, और डॉक्टर प्रवीण बॉबी बिंजा जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और सभी दर्शक, सभी को पुनः स्वागत, नमस्कार कि इस वर्चुअल लैब के जो सत्र में पहला सत्र है। और जैसे कि हरप्रीत बता रही थी कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, तो ये लगभग 34 साल के बाद ऐसा पॉलिसी बनी है जो कि समता, समानता और गुणवत्ता, ये इससे जुड़े हुए शिक्षा हो, इससे पूर्ण शिक्षा हो, और ख़ासकर भारतीयता जो है वो भी शिक्षा में उभरे।
और पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उभरे, तो उसकी बात भी पॉलिसी ने कही है। और जब करिकुलम की बात करें, पॉलिसी का ये कहना है कि पॉलिसी में जो करिकुलम की बात जब भी करते हैं, होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड और एंगेजिंग और जॉयफुल लर्निंग की बात की गई है। और इसमें अगर हम बात करें, शैक्षिक तकनीकी या शैक्षिक प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा योगदान है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 2 ऐसे अध्याय जो है पॉलिसी में जोड़ा है, जो अध्याय नंबर 23 और अध्याय नंबर 24, जो कि शैक्षिक तकनीकी या शैक्षिक प्रौद्योगिकी को शिक्षा में समाहित करने की बात करती है। और ये इसीलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं जो हमें हूबही करने में कठिनाई आज के दिन में है। अगर हम लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट की बात करें विद्यालयों में, एक तो संसाधन जो है हर जगह होना चाहिए, और दूसरा है कि कई बार कैसे ऐसे केमिकल्स बच्चे यूज़ करते हैं जो खतरा भी उसमें पैदा होता है कि जाने अनजाने में बच्चे अगर उसको अपने ऊपर या कहीं आसपास में डाल दें तो वो हो सकता है कि उसमें आग भी लग सकती है या हमारा जो त्वचा भी जल सकता है। और आज के डेट में अगर बात हम करें कि डायसेक्शन ऑफ फ्रॉग, मेंढक का चीरफाड़ की, क्योंकि पर्यावरण से जुड़ा हुआ है ये, तो इसलिए पर्यावरणविद जो है उन्होंने ये करने से मना किया है कि कोई भी जीव मारने से और उसको चीरफाड़ करने से भी काफ़ी मतलब ये लगाया गया है कि रोक लगा दी। हाँ बिल्कुल रोक लगा दी गई है। तो इसीलिए कि हमें ऐसा लैबोरेटरी इक्विपमेंट चाहिए जो कि पर्यावरण को भी साथ में लेके चले, पर्यावरण में कोई खतरा ना हो, और जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर हम लोग बढ़ें, और साथ साथ विज्ञान, गणित, भाषा, सोशल स्टडीज़, तो ये विषय वस्तु जो है सीख के चले। तो इसीलिए ये जो है वर्चुअल लैब है, आवासीय लैब है, इनकी ज़रूरतें काफ़ी अहम हो जाती है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 5 ऐसे बातें कही गई है जो कि पठन पाठन मूल्यांकन व्यवस्था में शैक्षिक तकनीकी का उपयोग की बात किया गया है। तो चाहे वो विज्ञान हो, गणित हो, भाषा हो या और कोई विषय वस्तु हो, तो या खेलकूद हो या आर्ट हो, तो कोई भी योगा हो, तो कोई भी ऐसा हो, तो उसमें शैक्षिक तकनीकी की ज़रूरत, इसकी जो है ज़रूरत की बात की गई है। दूसरी बात पॉलिसी का लें तो क्योंकि हमारे भाषाई विविधता हमारे देश में बहुत बड़ा है और 1300 से ज़्यादा भाषी लोग हमारे देश में हैं और बोलते भी हैं, 1300 से ज़्यादा अलग अलग भाषा लिखते भी हैं। और अगर उन भाषाओं की बात करें कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका ये संतुष्टि है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग को यूज़ करके ये जो भाषाई खाई है बच्चों में, कक्षा में, टीचर्स में, समझने ना समझने में, ये खाई भी कम हो, तो उसकी बात भी कही गई है। तीसरी बात जो है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये बताया गया है कि जो है शिक्षक शिक्षा में खासकर सेवाकालीन और सेवा पूर्व, ये दोनों शिक्षा में शैक्षिक तकनीकी का जो है इस्तेमाल की बात की गई है। और चौथी बात जो है, हमारे देश में एक बड़ा तबका है जो कि डिफरेंटली एबल्ड है, स्पेशली एबल्ड है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स भी है हमारे कक्षाओं में, तो कैसे उनको असिस्टिव टेक्नोलॉजी के रूप में हम जो है शैक्षिक तकनीकी लाएं। और आखिरी में कि हमारा जो है इतना बड़ा शिक्षा व्यवस्था है जहां 15 लाख विद्यालय है, लगभग 94 लाख अध्यापक अध्यापिकाएं हैं विद्यालयों में और लगभग 26 करोड़ बच्चे हैं विद्यालयों में। तो अगर उनके पास तक हमें पहुंचना है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को दुरुस्त करना है, तो शैक्षिक तकनीकी या शैक्षिक प्रौद्योगिकी का भी बहुत इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि जो हमें वर्चुअल लैब्स की इस्तेमाल जो है कक्षा की वातावरण को उबाऊ नहीं और ज़्यादा रोचक बनाने में मदद करती है।
तो इसलिए आइए कि हम सभी मिलके कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ई कंटेंट कक्षा में यूज़ करें और वर्चुअल लैब यूज़ करें, जिससे कि बच्चों में जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है, खासकर जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को कॉन्क्रीट फॉर्म में समझने की बात है, जी। तो वो सीखे, समझे और वर्चुअल लैब का इस्तेमाल करें। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को हमारे से जुड़ने के लिए, CIT के साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद सर, इतनी विस्तृत जानकारी आपने हमारे साथ साझा करी। आपने हमें बताया कि किस तरीके से पर्यावरण की जब बात आती है, जब दिव्यांगजनों की बात आती है, संसाधनों की कमी की बात आती है, वहाँ पर वर्चुअल लैब अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जब हम बात करते हैं हमारे देश भारत की, जहाँ पर इतनी भाषाई विविधता है, तो वहाँ पर वर्चुअल लैब जैसे एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि शिक्षा दूर दराज, चाहे बच्चा कहीं पर भी क्यों ना हो, वहां तक पहुंचे। और ये सिर्फ शिक्षा देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मूल्यांकन की भी हम लोग इसमें बात करते हैं, असेसमेंट की बात करते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि किस तरीके से जब एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, और जब वर्चुअल लैब के माध्यम से वहाँ पर शिक्षा का आदान प्रदान किया जाता है, तो एक बच्चे की कैपेबिलिटी, उसकी क्षमता के अनुसार उसके जो डिफ़िकल्टी लेवल है, किस तरीके से वो समझ सकता है चीज़ों को, उस पर भी बात होती है। जी हम बात करते हैं पर्सनलाइज एजुकेशन की, कि एजुकेशन को हम एक बच्चे के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब जो वर्चुअल लैब है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं कहूँगी, एक कंपोनेंट है, एक कॉन्सेप्ट है। और क्योंकि हमने बात करी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भी, क्योंकि इसी के तहत वर्चुअल लैब जैसे हमने कॉन्सेप्ट को हम सामने लेकर आए। लेकिन डिजिटल शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत कुछ कहती है। तो प्रोफेसर इंदु, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की और डिजिटल शिक्षा की, तो इस विषय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहती है? क्या कहती है कि एक डिजिटल शिक्षा का कितना बड़ा दायरा होना चाहिए जब हम बात करते हैं एजुकेशन की? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जानना, क्योंकि जो हमारी आभासी प्रयोगशालाएं हैं ये तकनीकी यूज से ही संबंधित हैं। तो ओवरऑल NEP 2020 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तकनीक के प्रयोग के बारे में क्या अनुशंसाएं करती है, यह हमारे दर्शकों के लिए जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले शिक्षा नीति में ये बात कही गई है कि एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है, क्योंकि तकनीक का प्रयोग करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकताएं भी हैं, संसाधनों की आवश्यकता है तकनीकी। इसके अलावा जो विभिन्न पोर्टल, ऐप्स और टूल्स हैं, उनको विकसित करना भी आवश्यक हो जाता है जब हम बात करते हैं NEP 2020 की अनुशंसाओं की। इसके अतिरिक्त अगर हम तकनीक का प्रयोग करना चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, खास करके हम विद्यालयी शिक्षा की यहाँ बात कर रहे हैं, तो उसमें क्वालिटी यानी कि गुणवत्तापूर्ण डिजिटल रिसोर्सेज का होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब गुणवत्तापूर्ण डिजिटल संसाधन होंगे तभी हम शिक्षा की गुणवत्ता में भी तकनीक के प्रयोग के माध्यम से सुधार कर पाएंगे। इसके अलावा पोर्टल्स एंड ऐप्स के अलावा जो दो और तकनीक हैं वो हैं ब्रॉडकास्ट तकनीक और टेलीकास्ट तकनीक। तो हमें उनका प्रयोग भी करना है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए, साथ ही साथ शिक्षा की पहुंच स्टेक होल्डर तक बनाए रखने के लिए, क्योंकि ये दो माध्यम के द्वारा भी हम पहुंच सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा ई-गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट भी बहुत आवश्यक है, जिससे कि हमारा बहुत समय, जो हमारे लीडर हैं, स्कूल्स के लीडर हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनका समय बचता है। अगर हम ई-गवर्नेंस की बात करें, जो ह्यूमन संसाधन है, मानव संसाधन है, उनका समय इससे बचता है, जिसको वो बहुत प्रोडक्टिव तरीके से और कार्यों में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन, यानी कि परीक्षा अगर हम ऑनलाइन करें और बच्चों का आकलन करें, तो ये एक चैलेंज रहा है ऑनलाइन के माध्यम से करना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह अनुशंसा करती है कि हमें ऑनलाइन परीक्षाओं का जो सिस्टम है, व्यवस्था है और आकलन की व्यवस्था है, उसको और अधिक पुष्ट करना है, उसको और अधिक रोबस्ट बनाना है, प्रभावशाली बनाना है।
तो ये एक अन्य अनुशंसा है। इसके अलावा विद्यार्थियों की जो डिजिटल कॉम्पिटेंसीज हैं उनको विकसित करना भी आवश्यक है। अगर हम बात करते हैं डिजिटल कॉम्पिटेंसीज को बच्चों में विकसित करना, तो जहाँ तक डिवाइसेस को, विभिन्न उपकरणों को हैंडल करने की बात है, चाहे वो स्मार्टफोन है, लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, तो बच्चे भय रहित होते हैं इनके प्रयोग में। तो उनकी जो कॉम्पिटेंसीज हमें विकसित करनी है वो है कि वो अपने आप को जो साइबर माहौल है, व्यवस्था है, उसके अंदर अपने आप को सुरक्षित रख सकें। तो उनकी सुरक्षा बहुत आवश्यक है। किस तरह से उनका व्यवहार होना चाहिए जब वो ऑनलाइन या साइबर माहौल में है, तो यह अनुशंसा भी NEP 2020 के माध्यम से की गई है। इसके अलावा जब हम शिक्षकों में तकनीकी योग्यता को विकसित करने की बात करते हैं, तो यह भी बहुत आवश्यक है। और यह पाया गया जब कोविड-19 से हम सभी परिचित हैं इस आपदा से, और उस समय हमें शिक्षा को में निरंतर्य बनाए रखने के लिए ऑनलाइन जाना पड़ा। और उस समय यह बात प्रकाश में आई कि शिक्षकों में डिजिटल कॉम्पिटेंसीज विकसित करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह अनुशंसा भी करती है कि शिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण और उनमें तकनीकी योग्यताओं का विकास एक बहुत आवश्यक है। और उसके लिए यह आवश्यक है कि किस तरह से कंटेंट यानी कि विषय वस्तु और शिक्षण प्रशिक्षण के तरीके, शिक्षण के तरीके यानी कि पेडागोजी और टेक्नोलॉजी, इनका अप्रोप्रिएट इंटीग्रेशन शिक्षक कर पाए, क्योंकि गुणवत्ता में तभी सुधार होगा। ये तीनों चीजें आइसोलेशन में नहीं चलेगी कि अगर हमें विषय वस्तु का ज्ञान है लेकिन पेडागोजी का नॉलेज नहीं है, शिक्षा शास्त्र का नॉलेज नहीं, शिक्षा शास्त्र का नॉलेज है लेकिन हमारी विषय वस्तु कमजोर है, इन दोनों का नॉलेज है लेकिन हमारी तकनीकी योग्यता में कमी है, तो हम एक प्रभावशाली शिक्षण अधिगम अनुभव कक्षा में क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो ये तीनों का इंटीग्रेशन करना शिक्षकों को और शिक्षक प्रशिक्षकों को भी आना चाहिए। इसके अलावा हर चीज के लिए एक स्टैंडर्ड ले डाउन करना है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षक संसाधनों की, डिजिटल संसाधनों की। तो वो गुणवत्ता क्या है, जब तक कि हम उसका एक एग्जाम्पल पेश नहीं करेंगे, उदाहरण पेश नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड सेट नहीं करेंगे, तो कैसे स्टेक होल्डर्स को पता चलेगा कि गुणवत्तापूर्ण संसाधन क्या है और उसको कैसे निर्मित करना चाहिए। तो इस तरीके के स्टैंडर्ड ले डाउन करने के बारे में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुशंसा करती है। इसके अलावा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में गहन शोध की भी आवश्यकता है, क्योंकि तकनीक निरंतर बदलती रहती है, डायनेमिक नहीं है, निरंतर नई नई तकनीकें आती रहती हैं। तो इसमें जब तक हम शोध नहीं करेंगे, वो भी एक आगे का फोर्सी करके कि आने वाले समय में क्या तकनीकी बदलाव आ सकते हैं और उसके हिसाब से शिक्षा में क्या बदलाव आना चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं और जिस पर शोध करके हम आने वाले समय में देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें तकनीकी सुधार करने हैं। तो अगर हम नटशेल में देखें तो ये कुछ अनुशंसाएं हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 करती है। यहाँ पर अगर हम स्लाइड में देखें, टेक्नोलॉजी यूज एंड इंटीग्रेशन है, इंश्योरिंग इक्विटेबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, सभी के पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस होना चाहिए। इसके अलावा एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग लर्निंग में हमें अधिक से अधिक इसका प्रयोग करना है, तकनीक का। कंटेंट क्रिएशन यानी कि संसाधन निर्माण करने की योग्यता हमें विकसित करनी है और डिजिटल रिपोजिटरीज के माध्यम से हमें इन संसाधनों को जन जन तक पहुंचाना भी है, स्टेक होल्डर तक पहुंचाना है। और वर्चुअल लैब वही संसाधनों को पहुंचाने का ही एक माध्यम है, जो कि दीक्षा एक जो बड़ी रिपोजिटरी है उस पर स्थित है और दीक्षा में भी डिजिटल संसाधनों के
डिसएमिनेशन का प्रावधान है। और इसके अलावा ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग की भी इसमें बात कही गई है, यानी कि प्रॉपर ब्लेंड हो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का। और वर्चुअल लैब्स का भी, अगर हम आभासी प्रयोगशाला का भी ब्लेंडेड प्रयोग करें तो वो बहुत ही प्रभावशाली होगा बच्चों में अधिगम विकसित करने के लिए। इसके अलावा हमें टेक्नोलॉजी को ये भी देखना है कि डिजिटल डिवाइड नहीं हो। जब हम बात करते हैं तकनीक की, तो कुछ लोग हैं जिन तक सभी तरह के संसाधन जिन्हें उपलब्ध हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जिन तक संसाधन की पहुंच नहीं है। तो हमें इस डिवाइड को, इस विभाजन को भी पाटना है, ब्रिज करना है, ताकि जन जन तक तकनीक पहुंच सके। और पिछले कुछ दशकों में एक लार्ज रूप से बहुत ही इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी कि बिजली पहुंची है गांव-गांव तक भी। तो फिर हम इस चीज को हमें इस तरीके से लेना चाहिए कि हम तकनीक भी पहुंचा पाएं, क्योंकि अगर बिजली की पहुंच नहीं है तो तकनीक की पहुंच भी, खास करके एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, वो भी संभव नहीं है। तो इसको हमें जो रूरल एरिया हैं उन तक भी टेक्नोलॉजी को पहुंचाना है। और यह बात की अनुशंसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी करी गई है। तो और असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, प्रोफेसर बेहरा ने बात की ही कि दिव्यांगों के लिए असिस्टिव टेक्नोलॉजीज की भी हमें यूज़ करना है, स्टूडेंट्स की कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी है, डिजिटल रिसोर्सेज करने हैं। तो ये कुछ बातें हैं महत्वपूर्ण जिनकी अनुशंसा 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है। बिल्कुल, हम बात भी कर रहे हैं आज डिजिटल साक्षरता की। भारत सरकार द्वारा कई ऐसे अभियान भी चलाए जाते हैं जहां पे हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। और जब हम बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र की, तो यहाँ पर डिजिटल शिक्षा किसी क्रांति से कम नहीं है। हम सब जानते हैं कि हमें सभी स्टेक होल्डर्स को, चाहे वो हमारे छात्र हैं, हमारे शिक्षक हैं या शिक्षक प्रशिक्षक हैं, उनको इस डिजिटल जो हमारा जो प्रौद्योगिकीकरण हुआ है शिक्षा का, इससे जोड़ना है। और वर्चुअल लैब इसमें एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। हमने बात करी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसाओं के बारे में, और इसी से जो एक जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पहलू है वर्चुअल लैब, क्योंकि हम बात करते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा के मिश्रण की, हम बात करते हैं डिजिटल डिवाइड को पाटने की, हम बात करते हैं हर उस छात्र तक शिक्षा पहुंचाने की जिसके लिए शायद हर रोज़ स्कूल जाना भी अपने आप में एक चुनौती है। तो प्रोफेसर इंदु, अब क्योंकि हमने ये तो समझ लिया कि डिजिटल शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और ये किन किन मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित कर रही, वो भी आपने विस्तार से बताया। लेकिन जब हम बात करते हैं वर्चुअल लैब की, तो ये अस्तित्व में कैसे आई? वर्चुअल लैब की शुरुआत कैसे हुई? किस तरह की मंशा रही कि वर्चुअल लैब को शुरू किया जाए, और इसके पीछे का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? तो वर्चुअल लैब यानी कि आभासी प्रयोगशालाओं का जिक्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी किया गया है। और इनका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है कि जो छात्र हैं हमारे और शिक्षक हैं उनको एम्पावर करना डिजिटल टूल्स के साथ, यानी कि डिजिटल टूल्स उन्हें उपलब्ध कराना। तो आभासी प्रयोगशाला यानी कि वर्चुअल लैब्स एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने शिक्षकों को और विद्यार्थियों को एम्पावर कर सकते हैं, उनका सशक्तिकरण कर सकते हैं। क्योंकि जो लैब्स हैं वो हर समय उपलब्ध नहीं होती हैं, प्रयोगशालाएं। लेकिन जब हम वर्चुअल लैब्स की बात करते हैं, आभासी प्रयोगशाला की बात करते हैं, तो इंटरनेट के माध्यम से ये हर समय, कहीं भी, किसी भी समय उपलब्ध हैं प्रयोग करने के लिए। इसके अलावा समता और समानता और इंक्लूसिविटी का भी हम सुनिश्चित कर सकते हैं वर्चुअल लैब के माध्यम से। क्योंकि जब हम बात करते हैं फिजिकल लैब्स की, तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां फिजिकल लैब उपलब्ध नहीं भी हैं। और छोटी कक्षाओं में भी कुछ ऐसी विषय वस्तु होती है जब तक बच्चे उसको करके नहीं देखेंगे प्रायोगिक रूप से, तो वो उसे समझ नहीं पाएंगे। तो बड़ी क्लासेस में तो उनका प्रावधान होता है। तो वर्चुअल लैब के माध्यम से बच्चे, जो छोटी कक्षाओं के बच्चे हैं, वो उन प्रयोगों को कर सकते हैं, क्योंकि ये 6th ऑनवर्ड्स उपलब्ध हैं। इसके अलावा ये समता की बात इस तरह से करते हैं कि जहां अगर
प्रयोगशालाएं उपलब्ध नहीं है तो वर्चुअल लैब उस जो कमी है उसको पाटने का कार्य करती है, जिससे कि हम एक इक्विटी सुनिश्चित कर सकते हैं। दूसरा, और सभी को एक जैसा समान कंटेंट हम उपलब्ध करा सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब है तो सबको समान रूप से उपलब्ध है। इसके अलावा ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच की मैंने बात की ही कि तकनीक या आभासी प्रयोगशालाएं ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच को भी सुनिश्चित करती है, यानी कि शिक्षक कक्षा में पहले वर्चुअल लैब्स के माध्यम से बच्चों को एक लेसन ले सकते हैं और उसके बाद वो फिजिकल लैब में ले जाके वही चीज़ उन्हें करा सकते हैं। तो अच्छी समझ के साथ बच्चे तब उस प्रयोग को कर पाएंगे। और इसके विपरीत भी हो सकता है कि पहले प्रयोग कराएं और उसके बाद वर्चुअल वातावरण में उस प्रयोग को बच्चे दोबारा प्रैक्टिस करें, जिससे कि उनका जो शिक्षण है, उनका अधिगम है, शिक्षकों का शिक्षण और बच्चों में जो अधिगम है उसको हम पक्का कर सकें कि उन्होंने प्रैक्टिस करके बार बार वो प्रयोग को मास्टरी हासिल कर ली है, उसको सीख लिया है। तो इस तरह से हम ब्लेंड कर सकते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन को। इसके अलावा ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो NEP 2020 में बहुत विस्तार से जिसकी चर्चा की गई है, वर्चुअल लैब एक्सपीरियंशियल लर्निंग को भी सुनिश्चित करता है ब्लेंडेड अप्रोच को अपनाते हुए। तो इस तरीके से वर्चुअल लैब महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। और NEP 2020 में ये भी कहा गया है कि एक्सेस टू क्वालिटी प्रैक्टिकल एंड हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड लर्निंग हमें उपलब्ध करानी है बच्चों के लिए। एक्सेस होना है क्वालिटी प्रैक्टिकल्स और हैंड्स ऑन लर्निंग हो, जिसको कि वो करके देख सकें वर्चुअल एनवायरनमेंट में। इसके अलावा जो अभी हमने कहा भी कि जो एक्चुअल लेबोरेटरी वातावरण में प्रयोग कर रहे हैं बच्चे, वो एक्सपीरियंस भी उनका एनहांस होता है। और जो संसाधन है लैब बेस्ड उसको बच्चे विजुअलाइज भी कर सकते हैं। और अगर हम रिजल्ट की बात करें, जब हम कोई प्रयोग करते हैं तो कई बार जो प्रयोग है उसका रिजल्ट हमें 2-3 दिन में पता चलता है, लेकिन जब हम आभासी प्रयोगशाला में उस प्रयोग को करते हैं तो इंस्टेंटली हमें प्रयोग के परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये महत्व और इम्पोर्टेंस है वर्चुअल लैब्स का, अगर हम इनके इम्पोर्टेंस की बात करें। दूसरा, ये फ्री उपलब्ध है, मुफ्त में उपलब्ध है, इसके लिए हमें कोई कॉस्ट पे नहीं करनी है। और प्रोफेसर बेहरा भी कह रहे थे कि जो संसाधन है उसकी हम बचत भी कर सकते हैं, क्योंकि वर्चुअल एनवायरनमेंट में जब हम कोई भी प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ संसाधनों के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है, केमिकल्स के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। और जैसे पर्यावरण को भी हम सुरक्षित रख सकते हैं। और एनी टाइम एनीवेयर उपलब्ध है, कभी भी और कहीं भी हम इन लैब्स को प्राप्त कर सकते हैं। और जब फिजिकल लैब्स नहीं है, स्कूल में हम नहीं हैं, तब भी वर्चुअल एनवायरनमेंट में तो हम हैं ही, आभासी रूप से प्रयोगशालाएं हमारे लिए उपलब्ध हैं। तो यह भी इनका एक महत्वपूर्ण आयाम है जी। ये सब बातें कि किस तरीके से वर्चुअल लैब को ये सुनिश्चित किया गया कि वर्चुअल लैब उपलब्ध कराई जाए और बच्चे इनका लाभ उठा पाएं। बिल्कुल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्चुअल लैब का क्या खांचा, ये तो हमने बिल्कुल देख ही लिया है कि किस उद्देश्य से इन्हें तैयार किया गया, किस उद्देश्य से इन्हें अस्तित्व में लाया गया। और ये भी हम देख चुके हैं कि जो वर्चुअल लैब है यानी आभासी प्रयोगशालाएं हैं, ये किस तरीके से हर किसी की ज़रूरत को पूरा करती है। एक हम कहेंगे शिक्षा में जो कॉन्टीन्यूटी बनाए रखने की बात है, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और कोई भी शिक्षा ग्रहण करने से अछूता नहीं रह सकता। लेकिन हमने तो आज तक सुना है भौतिक प्रयोगशालाओं के बारे में, हमने वहाँ पर जाकर कई प्रयोग भी किए हैं, लेकिन जो ये आभासी प्रयोगशालाएं हैं ये किस तरीके से काम करती हैं और इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में तो हम बात करेंगे और डॉक्टर परवीन आपसे जानेंगे। लेकिन ये भी ज़रूर जानेंगे कि शिक्षार्थियों का जो अनुभव है एक आभासी प्रयोगशाला में वो किस तरीके से भिन्न या अलग होता है जब हम बात करते हैं भौतिक प्रयोगशाला का, और क्या ये हर तरीके से उस अनुभव को बेहतर बनाती हैं? बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। जैसे प्रोफेसर इंदु और प्रोफेसर अमरेंद्र बेहरा जी ने काफ़ी सारी चीज़ बताया वर्चुअल लैब के बारे में, तो अभी दर्शकों को ये जिज्ञासा हो रही होगी कि ये वर्चुअल लैब वाकई में हमें कैसे फ़ायदा पहुंचाने वाला है, या फिर हम अपने जो
पाठन और पाठन क्रिया में जो किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम 2-3 तरीके से समझते हैं। पहला कि तकनीकी फीचर्स इसके क्या हैं, क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की जो फीचर्स हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे टेक्निकली देखेंगे तो हमारे ये वर्चुअल लैब जो दीक्षा में अवेलेबल है, ये आप मोबाइल ऐप में भी एक्सेस कर सकते हैं और आप वेब पोर्टल में भी जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये जैसे लिखा है कि कभी भी कहीं भी कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात चीज़ है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और आपके पास एक DTH चैनल, टीवी चैनल है, तो टीवी चैनल के थ्रू भी आप देख के इसको सीख सकते हैं। तो आप देखेंगे तकनीकी रूप से आपको ये DTH चैनल जो कि हमारे टीवी चैनल्स में अवेलेबल है, और ये आप देखेंगे हमारे दीक्षा वेब पोर्टल में है, और दीक्षा का जो ऐप है ये ऐप में भी अवेलेबल है। तो आप देखेंगे कोई भी डिवाइसेस, इस 3 तरह के डिवाइसेस जो हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और दीक्षा में इस वर्चुअल लैब को एक्सेस कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि पेडागोजिकल इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये टीचर्स को कैसे मदद करेंगे और बच्चों को ये कैसे सपोर्ट करेगा, साथ में जो पेरेंट्स जो हैं, जो माता पिता, वो भी कैसे अपने बच्चों को ये वर्चुअल लैब को सपोर्ट कर सकते हैं उनको लर्निंग के लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो स्कूल आवर्स हैं, 8 घंटा स्कूल में जब बच्चे समय बिताते हैं और टीचर जब समय बिताते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक पीरियड होता है, एक समय होता है कि 1 घंटा के लिए लैब क्लासेस दिया गया है। उस लैब क्लासेस में ही बच्चे जाके लैब एक्सपीरियंस करते हैं और टीचर्स भी उसको ये करते हैं। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस आ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चे जो हैं, ये वर्चुअल लैब जो है, ये बच्चे और टीचर्स दोनों स्कूल आवर्स के बाद भी ये लैब को एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें बहुत अच्छी चीज़ें ये हैं कि जब भी आप अगर ये वर्चुअल लैब को एक्सेस करेंगे तो उसमें क्या क्या फीचर्स है कि आप उसमें थ्योरी पार्ट को देख सकते हैं कि इसके इस एक्सपेरिमेंट के पीछे क्या थ्योरी है, इसकी मूल कंसेप्ट क्या है, ये चीज़ को भी आप देख सकते हैं। साथ में इसको कैसे परफॉर्म करना है, इसके स्टेप्स क्या है, इसके प्रोसीजर्स क्या है, ये प्रोसीजर भी मेंशन किया हुआ है। अक्सर क्या होता है कि जब बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो भूल जाते हैं कि अगला स्टेप्स क्या होगा, तो यहाँ पर वो घर में भी देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं कि अगला स्टेप्स क्या होगा। तीसरा जो चीज़ है कि जब हम फिजिकल लैब में, जो वास्तविक लैब में जब हम परफॉर्म करते हैं तो वो कैसा दिखता है, और सेम चीज़ को हम सिमुलेशन कहते हैं। जो सिमुलेशन फीचर्स जो वर्चुअल लैब का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है, वो सिमुलेट कर सकते हैं। सिमुलेशन एक कंप्यूटर जनरेटेड एक्टिविटीज़ है, तो जो बच्चे फिजिकल लैब में करते हैं वही चीज़ बच्चे यहाँ सिमुलेट कर सकते हैं वर्चुअल लैब में। तो वो दोनों तरह की समझ यहाँ पर बच्चे बना सकते हैं कि फिजिकल लैब में कैसे दिखता है और उसी चीज़ को मैं कैसे परफॉर्म कर सकता हूँ। जैसे प्रोफेसर इंदु जी बता रही थी कि कैसे बच्चे दोनों चीज़ को सीख सकते हैं, वर्चुअली भी और फिजिकली भी। तो ये जो फीचर्स हैं हमारे वर्चुअल लैब में अवेलेबल है। उसके बाद में जब हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो कितना सीख पाए हैं, कितने हमने गलतियां की हैं, उसकी सुधार की संभावनाएं कितनी हैं, या फिर हम गलत कर रहे हैं तो गलत को सुधारने के लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये इमीडिएट फीडबैक जो है आपको वर्चुअल लैब में मिलेगा कि आप अपनी लर्निंग को, आप जो कर रहे हैं उसको आप फॉलो अप कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, इमीडिएट आपको फीडबैक मिल सकता है। तो ये एक पेडागोजिकल पार्ट में है बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए। टीचर्स के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि टीचर्स सोच रहे हैं कि जब हमारे रेगुलर क्लासेस हैं उसमें हम वर्चुअल लैब को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेट करने के लिए है कि आप सबसे पहले कि अपने जो लेसन प्लान जो हैं, जो आप डेली लेसन प्लान बनाते हैं, उस लेसन प्लान को ऐसा डिज़ाइन कीजिए जहां आपका ये वर्चुअल लैब को इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे ये स्लाइड में आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन लेसन प्लान इंटीग्रेटिंग वर्चुअल लैब। तो आप अपना जो लेसन प्लान को ब्लेंडेड मोड में बनाइए और वर्चुअल लैब को भी इसमें इंटीग्रेट कीजिए। दूसरी बात जो है लैब में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लैब स्किल, जो एक्सपेरिमेंटल स्किल, जो स्किल जो है उसको कैसे मेजर करेंगे टीचर। जैसे बच्चे ने अगर ये काम किया है, अगर ये एक्टिविटीज़ किया है तो सही किया है या गलत किया है, तो एक कहते हैं डायग्नोसिस असेसमेंट। तो टीचर्स को पता चलेगा कि हम जानते हैं कि बच्चों की अलग अलग जो लर्निंग एबिलिटीज़ होती हैं, तो हर एक बच्चों में क्या लैब स्किल डेवलप हो रहे हैं, क्यों नहीं हो पा रहे हैं और कितना अच्छा से हो रहा है, ये सारे के सारे एक्टिविटीज़ जो है टीचर्स इस वर्चुअल लैब में रिकॉर्ड कर सकती है, जो हम फर्दर हम इसको डायग्नोस्टिक असेसमेंट करते हैं और बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं। जी,
तो ये बहुत एक अच्छा फीचर्स है वर्चुअल लैब का। पर इसका तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि भौतिक प्रयोगशालाओं को ये बिल्कुल खत्म कर देंगी, ये इसका मतलब नहीं है, बल्कि उनके साथ काम करके ये शिक्षा को, मैं कहूँगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की और एक और अनूठा कदम है ये। प्रोफेसर इंदु, हम सब जानते हैं कि जब हम बात करते हैं शिक्षण अधिगम की तो हम बात करते हैं मूल्यांकन और आकलन की भी, और वर्चुअल लैब के एकीकरण से शिक्षकों को अपने शैक्षिक और मूल्यांकन प्रथाओं को, जहाँ तक मेरी समझ और बेहतर बनाने का मौका मिल रहा है, तो ये कैसे किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, जैसे अभी डॉक्टर बॉबी बात भी कर रही थी कि एनी टाइम एनीवेयर उपलब्ध हैं, और लेसन प्लान में भी शिक्षक इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। और ये आपकी बात को ही के बारे में ही ये एक वैलिडेशन है कि इसका उद्देश्य यह बिल्कुल नहीं है कि हमें फिजिकल लैब्स को रिप्लेस करना है, बिल्कुल वर्चुअल लैब्स के माध्यम से, आभासी प्रयोगशाला के माध्यम से, बल्कि इनका उद्देश्य ही है कि शिक्षकों की शिक्षण और मूल्यांकन प्रथाओं को और अधिक इससे बल मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि आभासी रूप से अगर प्रयोग उपलब्ध हैं तो प्रयोगों को हम बार बार कर सकते हैं बिना संसाधनों को कंज्यूम किए, यानी कि केमिकल्स को कंज्यूम करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बार बार अगर हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चों का जो अधिगम होगा वो और ज़्यादा मजबूत होगा, सीखना मजबूत होगा, और जब सीखना मजबूत है तो मूल्यांकन भी बच्चों का जब हम करेंगे तो पता चलेगा कि बच्चे बार बार प्रैक्टिस करके उस प्रयोग को अधिक अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। इंस्टेंट रिजल्ट भी उन्हें मिल रहे हैं, जिससे उन्हें मोटिवेशन मिलता है और प्रयोग करने का, उनको प्रैक्टिस करने का। तो इस तरीके से अगर हम मूल्यांकन में और अपने लेसन प्लानिंग के साथ वर्चुअल लैब को इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि ब्लेंडेड अप्रोच अडॉप्ट करते हैं, तो ना केवल हमारी शिक्षण प्रथाएं बल्कि मूल्यांकन प्रथाएं भी इससे मजबूत होंगी। और जब हम बच्चों का मूल्यांकन करेंगे, क्योंकि जब बच्चे प्रयोग करते हैं और उसके बाद पता चलता है कि एक दिन उनका असेसमेंट हो रहा है, जब हम बोर्ड एग्जाम्स की भी बात करते हैं, तो प्रैक्टिकल के बाद उनका वाइवा होता है जी, कि उन्होंने कितना सीखा। तो क्योंकि प्रैक्टिकल वो एक दो बार ही कर चुके होते हैं प्रयोगशालाओं में, संसाधनों के अभाव की वजह से और समय के अभाव की वजह से भी, क्योंकि पीरियड सुनिश्चित होते हैं कक्षा के टाइम टेबल में। लेकिन वर्चुअल एनवायरनमेंट में वो कहीं भी अगर उनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उनका वो भय जो है, मूल्यांकन भी उनका भय रहित होगा। और क्योंकि वो बार बार प्रैक्टिस कर चुके हैं तो सुनिश्चित ये रहेगा कि वो उनको अधिक अच्छी तरह से वाइवा में भी परफॉर्म कर पाएंगे जब बोर्ड एग्जाम्स के वाइवा की बात होती है, क्योंकि वो घर से भी प्रैक्टिस करके गए हैं। बिल्कुल, तो इस तरह से अधिगम और मूल्यांकन मजबूत होता है बिल्कुल, आभासी प्रयोगशालाओं से। आपने सही कहा कि छात्र खुद को पहले से ही तैयार कर रहा है, और हमने ये भी देखा है कि जो संसाधन है, भौतिक संसाधनों की कमी है वो हमें नजर आती है, लेकिन आभासी प्रयोगशाला ये एक ऐसे संसाधन है जिसकी कमी नहीं है। लेकिन डॉक्टर परवीन, अब एक और मुख्य प्रश्न आता है कि जिनके लिए बनाई गई है, जो उसके उपयोग करता है, क्या वो इस संसाधन का, जैसा आप बार-बार कह रहे हैं कि मुफ्त में उपलब्ध है, हर जगह कभी भी उपलब्ध है, इसका वो लाभ उठा पा रहे हैं कि नहीं उठा पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि ये वर्चुअल लैब जो है लॉन्च हुई थी 29 जुलाई 2022 को जी। तो मैं ये ग्राफ दिखाना चाहूँगी कि यूजर्स जो हैं, जो टीचर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, या स्टेक होल्डर्स हो गए, या रिसर्चर हो गए, जो भी वर्चुअल लैब के बारे में जानना चाहते हैं, वो दीक्षा प्लेटफॉर्म में प्रतिदिन इसकी संख्या बढ़ती ही जा रही है जी। तो मैं आपको ये ग्राफ दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से ये देखिए नंबर बढ़ते ही चला जा रहा है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वर्चुअल लैब जो है, हमारे जो लर्नर्स हैं, चाहे वो कोई भी हो, टीचर्स हो, रिसर्चर हो, स्टूडेंट्स हो, जो डिस्टेंस में पढ़ते हैं वो बच्चे भी हैं, ठीक है, उनको कितना ये सपोर्ट कर रहा है, कितना फ़ायदा पहुंच रहा है। तो आप देखिए, जब से हमने ये लॉन्च किया है 29 जुलाई 2022 से, तब तक ये प्रतिदिन इसके नंबर बढ़ती ही चली जा रही है। जैसा कि अभी हम ये जो सीरीज़ चला रहे हैं, ये चौथा सीरीज़ चल रहा है, चौथा पेज है, तो हम डेली जब डेटा को देखते हैं तो यूट्यूब हो गया, या हमारा सोशल मीडिया हो गया, ये DTH चैनल हो गया, या दीक्षा के प्लेटफॉर्म में है, ये सारी चीज़ें दिखाते हैं कि लोग इसके ऊपर जागरूक हो रहे हैं, साथ में इसको लोग यूज भी करना शुरू कर
कर दिए हैं। बिल्कुल। और ये साथ ही बच्चों को एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे रहा है कि आप जो लैब में किसी तरह, जैसे प्रोफेसर इंदु ने कहा कि जो भय जो होती है, तो कोई भी जो लैब में कोई सामान को हैंडल करने की जो डर होती है, वो सुनिश्चित कर रहा है कि डर बिल्कुल भी नहीं है, आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। और तो गलतियां करने का अवसर भी दे रहे हैं। फिजिकल लैब में गलती करेंगे तो कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। हाँ जी। तो ये गलतियों से, जैसे हम जानते हैं कि गलतियों से हम ज़्यादा सीखते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ बिल्कुल निडर होकर गलतियाँ कीजिए, और वो गलतियाँ क्यों हुई हैं, कैसे हुई हैं, वो भी आपको इमीडिएटली फीडबैक यहाँ मिल जाएगा। तो सब डेटा देखेंगे, प्रतिदिन इसकी बढ़ते जा रही है। और मैं चाहूँगी कि दर्शकों को कि आप भी और अपने जो आसपास जितने भी लोग हैं जो कभी लैब एक्सपेरिमेंट करने से डरे हैं या छूट गया है, वो आप आइए दीक्षा प्लेटफॉर्म पे और वर्चुअल लैब को एक्सेस कीजिए और यूज़ कीजिए। बिल्कुल, मुझे बहुत ही अच्छी आपके ये वाक्य लगा कि गलतियों से हम ज़्यादा सीखते हैं, और यहाँ पर तो गलतियाँ करने की पूरी पूरी छूट भी है। और हम जानते हैं कि जो वर्चुअल लैब है ये ना सिर्फ एक शिक्षण अधिगम का विषय है, बल्कि शोध का विषय भी है, क्योंकि इससे जुड़े हुए हैं ना सिर्फ हमारे शिक्षक, प्रशिक्षक, छात्र, बल्कि शोधकर्ता भी। और आज के क्षेत्र, जब हम बात करते हैं आज शिक्षा के क्षेत्र की, तो आज हम बात करते हैं कई नई नई तकनीक की, प्रौद्योगिकी की, जिसमें हम बात करते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी की, वर्चुअल रियलिटी की, यानी सत्य से भी जो हम बहुत परे जा चुके हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी के विषय में क्या कुछ कहा गया है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्रोफेसर इंदु, आपसे मेरा निवेदन है कि इस विषय में विस्तार से हमें बताएं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्चुअल रियलिटी और ऑग्यूमेंटेड रियलिटी जैसी तकनीकों के प्रयोग की भी बात करती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बहुत सारा विषय वस्तु, सभी विषयों में ऐसा होता है जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, जी, अमूर्त नहीं है बल्कि अमूर्त है। जब तक कि हम उसको विजुअलाइज नहीं करेंगे तब तक उसकी समझ विकसित नहीं हो पाएगी। जैसे कि पृथ्वी गोल है जो कि हमें फ्लैट दिखाई देती है, जब तक हम उसको विजुअलाइज नहीं करेंगे किसी डिजिटल माध्यम से, तो हम ये कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं कर पाएंगे कि पृथ्वी गोल है। ये ब्रह्मांड कैसा है, अनंत है, हम बोलते हैं ब्रह्मांड, तो वो हम कैसे उसको विजुअलाइज करें। तो अगर हम वर्चुअल रियलिटी और ऑग्यूमेंटेड रियलिटी जैसी तकनीकों का प्रयोग करेंगे तो हम बेहतर विजुअलाइजेशन कर पाएंगे। उनका दृश्य जो हमारी कौशल है उसको प्रयोग में लाते हुए हम इन चीज़ों को वास्तव में देख पाएंगे। तो अब हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रियलिटी क्या है, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी क्या है और वर्चुअल रियलिटी क्या है, और ये किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को बेहतर समझने में हमें मदद करती है। अगर हम यहाँ पर कट करें स्क्रीन पे स्लाइड, तो यहाँ हम देखेंगे जो पहली स्लाइड तस्वीर है इसमें वो रियलिटी है, यानी कि हम आसपास का माहौल जैसा देखते हैं। अगर हम किसी पहाड़ी क्षेत्र में हैं तो पहाड़, बादल, मैदान हमें कैसे दिखाई देते हैं जी। तो जो हम अपनी नेकेड आई से देखते हैं, आंखों से अपने आसपास देखते हैं, वो रियलिटी है, यानी कि रियल वातावरण है। ऑग्यूमेंटेड रियलिटी में फिजिकल आ जाता है, यानी कि फिजिकल और डिजिटल का कॉम्बिनेशन। तो दूसरी तस्वीर जिस बात को दर्शा रही है, जिसमें किताब जो है वो फिजिकल है और उसमें एक हृदय की तस्वीर बनी हुई है, और हमारा हृदय किस तरीके से कार्य करता है वो डायग्राम के माध्यम से हम नहीं समझ सकते बेहतर, जब तक कि हमें विजुअलाइज नहीं करेंगे। तो उसके साथ ऑग्यूमेंट करके हम डिजिटल को देख सकते हैं बेहतर कि हमारा हृदय कैसे काम करता है, पाचन तंत्र कैसे काम करता है। तो जब हम फिजिकल तस्वीर को स्कैन करेंगे तो उससे एक वर्चुअल तस्वीर हमारे आगे भरकर आएगी जो 3D होगी, और उसमें हम देख सकते हैं कि हमारा हृदय कैसे काम करता है, पाचन तंत्र किस तरीके से काम करता है, तंत्रिका तंत्र क्या है, और हमारा जो श्वसन है, श्वसन की प्रक्रिया क्या है जी। तो जो प्रक्रियाएं हैं हम उन प्रक्रियाओं को वास्तव में देख सकते हैं, जिन्हें अन्यथा हम देखना संभव नहीं कर सकते डायग्राम के माध्यम से। तीसरी चीज आ गई फिर वर्चुअल रियलिटी की, यानी कि जो आभासी वास्तविकता है। इसमें ये ऑग्यूमेंट नहीं किया जाता, इट इज नॉट फिजिकल, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड डिजिटल, पर यहाँ
जो अनुभव करता है, यानी कि विद्यार्थी है या शिक्षक है, उन्हें लगता है जैसे कि वो उस वातावरण का ही पार्ट है। जैसे कि हम प्रयोगशाला में कोई प्रयोग कर रहे हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट में, तो हम उस वर्चुअल एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट भी कर सकते हैं जी। हम जो इक्विपमेंट्स हैं उनको उठा सकते हैं, हम प्रयोग कर सकते हैं और एक लेबोरेटरी जैसा माहौल ही वर्चुअली क्रिएट कर सकते हैं। तो वो वर्चुअल रियलिटी है। और इन तीनों के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हम रियलिटी में देख के समझते हैं, बहुत सारी हम ऑग्यूमेंटेड रियलिटी के माध्यम से समझते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से सीख सकते हैं। और इन तीनों को ही जहाँ जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता हो वहाँ हमें बच्चों को लेसन प्लान के माध्यम से बता के, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस के माध्यम से बता के अधिगम को उनके कंसोलिडेट करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर हम बात करते हैं फिजिकल शिक्षण प्रणाली की। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो जैसे मैम ने बताया कि फिजिकल प्लस डिजिटल की बात हो जाती है। और अब हम ये भी बात तो हमने बहुत सारी करी है वर्चुअल लैब के बारे में, लेकिन अभी हमें आभास हो चुका है कि प्रयोगशाला कैसी है। लेकिन हम आपको बता दें कि जब हम आभासी प्रयोगशालाओं की बात करते हैं या उस पर कार्य करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी फिजिकल है, क्योंकि आपको एक डिवाइस चाहिए और आपको फिर उस डिवाइस के माध्यम से आप इस लैब तक पहुंच सकते हैं। तो डॉक्टर परवीन, मैं आपको बताऊंगी जिन संसाधनों की आप बात कर रहे हैं जो मतलब मुफ्त में उपलब्ध है, मुफ्त की चीज़ बहुत अच्छी भी लगती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसे हमें फिजिकल देखने को मिलेगा। बिल्कुल। अभी हम देखते हैं कि ये दीक्षा कहाँ है और कैसे आप ये दीक्षा पोर्टल तक या दीक्षा में जाके वर्चुअल लैब को देख सकते हैं। तो जैसे मैं ये दिखाना चाहूँगी वेबसाइट को, थोड़ा सा दीक्षा.gov.in अगर हम टॉप मेन्यू बार में टाइप करेंगे तो हम दीक्षा तक पहुंच सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर बॉबी ने आपको स्क्रीन पे दिखाया हुआ है। जी। तो जैसे यहाँ देखेंगे ये होम पेज है दीक्षा का। डॉक्टर बॉबी के स्क्रीन पे कट करिए। जी बिल्कुल। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दीक्षा का ये मेन होम पेज है। होम पेज में आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको बहुत सारे दीक्षा में रिसोर्सेस मिलेंगे, पर आप एक एक करके स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको, जैसे आप एक एक स्क्रॉल डाउन करते जाइए तो इसमें एक चीज़ है, आपको वर्टिकल्स दिखाई देगा जिसको वर्चुअल लैब कहते हैं। तो ये वर्चुअल लैब पे आप क्लिक करेंगे तो ये क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली वर्चुअल लैब में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसकी जो पेज है, इसके जो फीचर्स हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे क्या है वर्चुअल लैब। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि वर्चुअल लैब क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक अभी अवेलेबल है जी। और अलग अलग भाषाएं में अवेलेबल है, खासकर अभी हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। आप जो भी मीडियम को प्रिफर करते हैं वहाँ क्लिक करेंगे तो आप वो मीडियम कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं जी। तो फिलहाल गणित, विज्ञान और भाषाएं में कल लैंग्वेज में अवेलेबल है जी। और आप इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या फीचर्स है इस वर्चुअल लैब में। तो इसमें जैसे मैंने कहा था कि ये आपको, जस्ट अ सेकेंड, तो हम भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 2 भाषाएं हैं, लेकिन जैसे कह सकते हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस है, धीरे धीरे और भाषाओं को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। जी। तो इसमें देख सकते हैं आपको वीडियो फॉर्म में भी है, इंटरैक्टिव का कंटेंट है, सिमुलेशन है, टेक्स्ट है, और कहाँ हमारे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में कौन सा चैप्टर्स, कौन सा लैब एक्टिविटीज में अलाइन किया हुआ है, वो भी आप इकट्ठा एक जगह देख सकते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से ये वर्चुअल लैब काम करता है। बिल्कुल। और जैसे ये पेज मैंने ओपन किया है, जैसे स्टार्ट है, जैसे नॉर्मली आप यहाँ देखेंगे थ्योरी है, प्रोसीजर्स है, वीडियो है, सिमुलेटर है, सेल्फ इवैल्यूएशन है, और आप किसी तरह का फीडबैक देना चाहते हैं तो देख सकते हैं। जी। तो एक एग्जांपल हमारे पास है एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, पर ये एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग कैसे ये होता है, तो आप ये लैब के थ्रू एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे यहाँ स्टार्ट है, आप स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि आप वाकई में एक लैब सेटअप में आ गए हैं, आप एक लैब सेटअप आ गया है। तो लैब सेटअप में आप देखेंगे यहाँ कोल्ड वाटर है, हॉट वाटर है, बॉइलिंग पॉइंट है। जैसे इसका ये एक्टिविटी का मेन चीज़ है हाउ एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। तो यहाँ जो सामान अपैरेचस चाहिए लैब के लिए वो सारे यहाँ अवेलेबल है, और साथ में आप इसको कैसे परफॉर्म करेंगे वो भी यहाँ पर एक्टिविटीज़ मेंशन किया हुआ है। तो जैसे अगर आप यहाँ पर एक बैलून को
परफॉर्म करना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो इसको पकड़ के आप यहाँ पे ड्रैग कीजिए यहाँ पे। ऐसा लग रहा है आपने खुद ही करा कर इसको रहे हैं। गर्म पानी में ना, गर्म पानी में आपने इसको डाला है जी, तो कुछ भी ऐसे काल्पनिक नहीं है, हमारी आंखों के सामने होता हुआ हम सब देख सकते हैं, देख करेंगे कि गर्म पानी से अब ये बैलून गुब्बारा फूल गया है। जी। तो फिर अगर आप इसको देखेंगे कि ये ठंडे पानी में इसका क्या ये है, तो वापस हम इसको यहाँ पर लेके आएंगे और देखेंगे कि ये बैलून अगर हम ये बाहर लेके आते हैं तो क्या इसमें चेंजेस आता है। जी। फिर हम इसको दोबारा डाल के देखेंगे ठंडे पानी में, तो ठंडे पानी में ये किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है वो भी देख सकते हैं। और इससे जुड़ी हुई जो भी थ्योरी है, जो भी तथ्य हैं, वो सब भी इसमें मेंशन किए गए हैं। कैप्शन में यहाँ दिख भी रहा है नीचे जो ब्लैक बिल्कुल। बॉक्स में, तो वो हमें बता भी रहा है कि ये ऐसा परिणाम क्यों निकल कर आ रहा है। जी जी। तो ये एक एग्जाम्पल है। इस तरीके से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बच्चे हुए हैं, जो टीचर्स हैं वो अपने डे टू डे लैब एक्टिविटीज़ में और लर्निंग में इसको यूज कर सकते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल तो है। 6ठी से 12वीं के बच्चों के लिए ऐसे बहुत सारे जो प्रयोग हैं जो करिकुलम बेस्ड हैं, पाठ्यचर्या आधारित हैं, दीक्षा पर स्थित वर्चुअल लैब्स से हम देख सकते हैं और इनका प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो देखने में मैं कहूँगी बहुत ही एक अद्भुत दृश्य है, एक आभासी प्रयोगशाला, क्योंकि अब तक कई चीज़ें सिर्फ हमारी कल्पना पर ही निर्भर करती थी कि हमें लगता था कि ऐसा होता होगा, लेकिन यहाँ पर हर चीज़, जैसे आपने बताया, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बहुत एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन वर्चुअल लैब के माध्यम से आप वो भी देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि आप बिना सोचे समझे ही कोई प्रयोग कर रहे हैं, बल्कि आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ आपको नज़र आ रही है। और एक बहुत अच्छी बात जो मुझे ये लगी कि आप यहाँ पर अपने वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी आप एक कंट्रोल नियंत्रित स्थिति में कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें गलती होने का भी बहुत कम चांस रहेगा, और जो भी आपका जो नतीजा है, जो परिणाम आप चाहते हैं देखना एक्चुअल में, वो आपको मिल जाएगा। जबकि भौतिक प्रयोगशाला में हम देखते हैं कि कई बार ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि संसाधन पूरे नहीं होते हैं, समय की कमी होती है, या फिर और भी कोई ऐसा चुनौती आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर एक्यूरेट जिसे कहते हैं कि रिजल्ट, वो हमें देखने को मिल सकता है। थ्योरी भी है, वीडियोस भी हैं, वर्चुअल एक्सपेरिमेंट्स भी हैं और असेसमेंट भी इनके साथ बिल्ट इन है। बिल्कुल मूल्यांकन हो रहा है और एकदम आपको अति शीघ्र इसका परिणाम आपको मिल जाएगा और गलती करने से खतरा नहीं है। बिल्कुल। तो ये इतना अच्छा एक हमने आज ये चर्चा करी और हमने जाना कि क्या है ये आभासी प्रयोगशाला यानी वर्चुअल लैब। और आज तो खाली हमारे इस ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र का पहला दिन था। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कैसे जब हम गणित की बात करेंगे या विज्ञान के विभिन्न विषयों की बात करेंगे, तो वहाँ पर जो ये प्रयोगशालाएं हैं वर्चुअल लैब कैसे अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। और ना सिर्फ हम गणित और विज्ञान की बात करेंगे, बल्कि हम कंप्यूटर की और भाषाओं की भी बात करेंगे। तो इस पूरे सत्र के लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे सभी अतिथियों को। जी हाँ, प्रोफेसर बेहरा, प्रोफेसर इंदु कुमार एंड डॉक्टर परवीन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला और हम सबको बताया कि किस तरीके से वर्चुअल लैब एक क्रांति की तरह है और शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में इसके बिना अब कोई हमारे पास जो कहेंगे ऑप्शन भी उपलब्ध नहीं है। क्योंकि अगर आप वर्चुअल लैब के माध्यम से पढ़ाई करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ना सिर्फ विषय के प्रति आपका एक इंटरेस्ट, एक रुझान आपका विकसित होगा, बल्कि आपको चीज़ों की समझ भी आप काफ़ी गहराई तक आपके साथ रहेगी। तो ये था आज हमारा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का पहला दिन। जी हाँ, वर्चुअल लैब पर आधारित हमारा ये ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसमें हमने बात करी वर्चुअल लैब नीड, पर्सपेक्टिव एंड स्कोप की। और हमने आपको सत्र की शुरुआत में बताया था कि यहाँ पर एक ऑनलाइन कोर्स भी होगा जो कि हमारे दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध है, साथ ही साथ हमारी CIET की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। तो एक नज़र डालते हैं हमारी वेबसाइट पर, आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप ये ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। तो हमारी जो CIET की वेबसाइट है ciet.ncert.gov.in, आपको इस वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर आपको एक्टिविटीज़ का विकल्प चुनना है। इसके अंतर्गत आप वर्कशॉप और ट्रेनिंग का जो हमारा ऑप्शन है उस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 एक्टिविटीज़ इस वक्त चल रही हैं हमारी वेबसाइट पर हमारा इस वक्त जो ध्यान है वो है ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑन इंटीग्रेशन ऑफ वर्चुअल लैब्स इन टीचिंग लर्निंग फेज़ 4, यानी चौथे चरण का हमारा ये सत्र है। इस पेज पर आकर आपको पूरा इसमें एक लिखित जानकारी, एक आर्टिकल मिलेगा कि वर्चुअल लैब्स क्या हैं और क्यों हम इन पर ये जो हम सत्र कर रहे हैं। आज सत्र का पहला ही दिन है और कल हम सत्र का दूसरा दिन लेकर आएंगे और उसमें हम बात करेंगे कि फिजिक्स यानी जो भौतिकी विज्ञान है उसके क्षेत्र में वर्चुअल लैब किस तरीके से अपना काम करती हैं और आपकी समझ को और बढ़ाती हैं।
क्योंकि हमने बोला है कि वैसे तो ये चौथे चरण का हमारा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम है, पर ये सभी के लिए खुला है। स्टूडेंट, टीचर एजुकेटर, पेरेंट, शोधकर्ता, एडमिनिस्ट्रेटर, कोई भी इसमें भाग ले सकते हैं। और ये पूरा प्रोग्राम शेड्यूल है जी कि पहले दिन कौन से सत्र हुआ, दूसरे दिन कौन सा सत्र हुआ, विषय क्या था और कौन कौन से अतिथि हमारे स्टूडियो में आए, और जो भी सत्र होते जाएंगे उनके वीडियोस को हम यहाँ पर अपलोड करते जाएंगे, जिन्हें आप कभी भी देख सकते हैं। फिर बात आती है इस कार्यक्रम में भाग लेने की। तो भाग लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं जो आपको कंप्लीट करने होंगे। पहला जो आपका स्टेप है वो है रजिस्ट्रेशन, यानी पंजीकरण का। आपको खुद को पंजीकृत करना होगा इस वेबसाइट पर, जो आप करेंगे इस लिंक को क्लिक करके या फिर इस QR कोड को स्कैन करके भी। अगर हम दूसरे स्टेप की बात करते हैं तो यहाँ पर जितने भी हमारे सत्र चलाए जाएंगे हमारे विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर, उन्हें आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये लिंक है जहाँ पर ये सत्र आपको उपलब्ध मिलेंगे। और तीसरे स्टेप में हम आपको बात करेंगे कि आपको ऑनलाइन कोर्स लेना है। जो भी सत्र आप देखेंगे उनके लिंक्स यहाँ पर दिए गए हैं, और दीक्षा, जैसे मैंने आपको बताया कि दीक्षा पे कोर्सेज उपलब्ध भी हैं। तो ये सारे जो लिंक उपलब्ध हैं उस ऑनलाइन कोर्स को करने के लिए, जिसके बाद एक मूल्यांकन यानी असेसमेंट एक्टिविटी भी होगी। अगर आप 70% से ज़्यादा अंक प्राप्त करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। हम आपसे निवेदन करते हैं कि जब भी आप इस असेसमेंट के लिए जाएं या ये ऑनलाइन कोर्स लें तो दिए गए दिशा निर्देशों को आप ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही इस ऑनलाइन कोर्स को आप अटेम्प्ट करें। आखिर में हम बात करेंगे अपने फीडबैक हम तक पहुंचाने की। जी हाँ, आपकी राय प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसके लिए जो लिंक है वो बहुत ही जल्दी घोषित किया जाएगा। यहाँ पर आप उसे देख पाएंगे। लेकिन हर रोज़ जब भी सत्र होगा तो हम आपको बताते हैं कि diksha.training@cit.nic.in हमारी ईमेल ID है। इस पर आप बता सकते हैं कि आज के सत्र में आपको क्या अच्छा लगा, क्या आप और देखना चाहते हैं, ताकि आगे आने वाले समय में हम अपने सत्र में उस सब कॉन्टेंट को सम्मिलित कर सकें। साथ ही साथ हमें फ़ोन भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ ही हम अब आपको बताना चाहेंगे एक और महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में। जी हाँ, एक प्रतियोगिता है जिसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। ये है वर्ष 2024-25 के लिए अखिल भारतीय बाल शैक्षिक कंटेंट प्रतियोगिता। बहुत जल्दी इसकी जानकारी आपको दे देते हैं। इसकी अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है, 15 जनवरी 2025 इसकी तिथि है। कोई भी इसमें भाग ले सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप cit.ncert.gov.in पर जा सकते हैं, या फिर जो दिया गया QR कोड है उस स्क्रीन पर, उसको भी स्कैन कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि प्रविष्टियाँ आप 15 जनवरी तक हमें भेज दें। और इसके पहले कि मैं सत्र को पूरी तरीके से यहाँ पर विराम दे दूं, अब एक नज़र डालते हैं आने वाले कार्यक्रमों की सूची पर। जी हाँ, कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो आज आप दिन भर में देख सकते हैं। हमने आज दिन की शुरुआत करी योग शक्ति के साथ, और वर्चुअल लैब पर आधारित हमारा ये ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी हमने देखा, जिसका पहला दिन था। अब से कुछ ही देर में आप देखेंगे हमारा समावेशी कक्षा पर आधारित कार्यक्रम, जिसमें हम बात करेंगे पानी की, एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर। 2 बजे का समय रहेगा हमारे EVS के लाइव सत्र का। इसका सजीव प्रसारण आप देखेंगे। 2:30 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे हिंदी का हमारा सत्र। 3 बजे का समय रहेगा इंग्लिश के सत्र का, जिसमें हम बात करेंगे शो ऑफ क्लाउड्स की। 3:30 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे मैथमेटिक्स विषय पर एक सत्र, जिसमें हम ग्रुपिंग की बात करेंगे, शेयरिंग की बात करेंगे। 4 से 5 बजे का समय रहेगा हमारे ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का, लेकिन ये कार्यक्रम हमारा साइबर हाइजीन पर आधारित है। और 5 बजे का समय रहेगा हमारे सत्र सहयोग का। इसी के साथ ही मैं हरप्रीत कौर इस सत्र से अब आपसे लेती हूँ अनुमति, लेकिन हमारे सभी ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कार्यक्रमों को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जल्द मिलूंगी आपसे। नमस्कार।